Hello students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will start numerical solutions of lesson number 11. Lesson number 11 है आपका अल्टरनेटिंग करंट. इसका न्यूमेरिकल देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ये 2011 में पूछा गया है इस एग्जाम में. लिखा है 50 फेरों वाली एक कुंडली. ये क्या है? एन है. एन इक्वल टू दिया हुआ है 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है. क्षेत्रफल ए बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है. 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला. ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है. इतना है. कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं. ओमेगा बराबर दिया है 10 पाई. इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड. ये दिया हुआ है 10 पाई. कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए. आपने फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ पर जो E नॉट था क्या था? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल था. और E नॉट इक्वल टू हमने बताया था NAB ओमेगा. ये फार्मूला आया था. E नॉट का मान आया था NAB ओमेगा. यहाँ पर ये पूरा मान रखा था, वहां पर हमने ये रख लिया था E नॉट. तो रख दीजिए. n कितना है? 50. A का मान 50 इंटू 10⁻⁴. B का मान है 0.6. ओमेगा का मान है 10 पाई. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा. 25 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे. इंटू 10⁻⁴. 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 6 हो जाएगा. पाई का मान रखना पड़ेगा 3.14 रखना पड़ेगा. आंसर पाई का मान रखने से आ रहा है 3.14. 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 25 और 6 गुणा कितना होता है? 150 होता है ना. 150. 2 जीरो ये और ये इंटू 10⁻⁴. ये बचा 3.14. 3 जीरो इसमें जब सॉल्व कर लोगे तो केवल कितना? 15 बचेगा ना. 15 इंटू 3.14 और यहाँ 10 की पावर बची केवल -1. ये 3 जीरो इसमें शामिल हो गए. इसको मल्टीप्लाई करिए. 1560 का जीरो हासिल है 6. 15 और 6 21 हासिल हुआ कितना? 2. 45 और 2 47. ये यहाँ पर दशमलव 2 के बाद यहाँ लगना चाहिए. 10 टू दी पावर कितनी? -1. डेसिमल एक अंक और इधर बढ़ा लीजिए. 4.71 कर लीजिए तो ये भी पावर समाप्त हो जाएगी. ठीक. तो इतने वोल्ट आंसर आ जाएगा. कितने वोल्ट? ये वैसे पहला इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट. ये का पहला क्वेश्चन. नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2. वेरी इजी क्वेश्चन. किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान किससे डिनोट करते हो? I0 2√2 दिया हुआ है. और लिखा हुआ है परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? हमने बताया था एमीटर जो होता है वो IRMS नापता है और वोल्ट मीटर VRMS नापता है. यही आभासी मान भी होता है. तो आमीटर का पाठ्यांक जो होगा वो होगा IRMS, जिसको आप कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. और ये फार्मूला होता क्या है? I0/√2. ये डेरिवेट करके आया था ना. तो I0 का मान यहाँ पर रख दीजिए. 2√2/√2 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर. और ये जो आएगी आभासी धारा ये I0 से सदैव कम आएगी. ये कहाँ की आएगी? 0 और I0 की कोई बीच का औसत मान निकल के आएगा, क्योंकि हाईएस्ट I0 जाती है और निम्नलिखित जो सबसे कम धारा का मान क्या होता है? 0 होता है. तो ये आप औसत निकालते हैं. IRMS क्या है? एक प्रकार का औसत है. तो ये जो आएगा I0 से सदैव कम आएगा. देखो ये I0 था, इससे कम आएगा. यही आभासी धारा यही कही जाती है. आभासी धारा जो एमीटर नापता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण है I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर. I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी. इतना दिया है ना? 100 पाई टी और आगे लिखा है एम्पियर. ये प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है. इसकी तुलना किससे कर देंगे? आप कर देंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से इसकी कंपेयर कर देंगे. ठीक. तो कंपेयर करने पर हमको सारे रिजल्ट मिलेंगे. सबसे पहले निकालना है धारा की आवृत्ति. फिर लिखा है धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा.
फिर है आभासी धारा, फिर है t इक्वल टू 1/30 सेकेंड पर धारा का मान। तो नंबर 1 आपको निकालना है आवृत्ति, आवृत्ति निकालना है। और नंबर 2 आपको क्या निकालना है बोलो जरा। 2 पर आपको निकालना है औसत धारा, अर्ध चक्र के लिए औसत धारा, अर्ध चक्र के लिए औसत धारा। अभी सब इसी में नजर आएगा। फिर क्या है, धारा का आभासी मान, धारा का आभासी मान। और फिर निकालना है चौथा पॉइंट, आपको निकालना है t इक्वल टू 1/30 सेकेंड पर वैद्युत धारा। इसी क्वेश्चन में बहुत कुछ निकाल, देखो आवृत्ति निकालना है। इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा आई नॉट इक्वल टू कितना 50, आई नॉट की जगह क्या लिखा है 50, और ओमेगा की जगह कितना लिखा हुआ है 100 पाई, यही है ना, टी के स्थान पर तो टी है। तो अब हम पहले पॉइंट के लिए करने जा रहे हैं, ओमेगा बराबर होता क्या है 2, ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया, एफ इक्वल टू आ गया 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मींस घरेलू सप्लाई है, जो हम बताया करते थे सब 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है, ठीक है, ये निकाला है। दूसरा अर्ध चक्र के लिए धारा, अर्ध चक्र के लिए जो धारा होती थी आपने निकाला था आई एम, निकाला था ना, वो आया था आपका आई नॉट इंटू 0.0637। आप पहला डेरिवेशन अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान निकाला था, जब हमने कहा था पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या होता है 0 होता है। फिर उसके बाद पूर्ण चक्र के लिए हमने क्या निकाला था IRMS, तो IRMS नहीं निकालना है, IRMS जो था वो क्या था पूर्ण चक्र के लिए औसत मान था। IM ये जो हमने निकाला था अर्ध चक्र के लिए, इसका फार्मूला ये था। तो आई नॉट का मान क्या है 50 इंटू 0.0637, ये जरा देख लीजिए यहाँ पर 0 था कि नहीं था, 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, अवस्थी ये 0 नहीं है ना, हाँ ये यही क्वेश्चन को डाउट था थोड़ा सा, ये देख लीजिए इसको, ये 0 आ जाएगा, और 5 से 35 का 5 हो जाएगा, 3 हासिल होगा, 15 3 18 हासिल हुआ कितना 1 30 और 31, कितने बाद दशमलव लगेगा 1 2 3, 1 हाँ 3 अंक बाद दशमलव लगेगा 1 2 3, ये आ जाएगा 31.85 क्या एम्पियर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया यहाँ से, और 31.8 एम्पियर, 85 है 8 तक आप रख सकते हैं, ठीक एम्पियर। तीसरा मान पूछा धारा का आभासी मान, अभी बता चुके हैं धारा का आभासी मान क्या होता है IRMS, IRMS MS, ये होता है आई नॉट अपॉन √2, ये पूरे चक्र के लिए औसत मान होता है, ये अर्ध चक्र के लिए औसत मान होता है, ठीक। तो आई नॉट का मान है 50 अपॉन √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको आप क्या कहते थे हर का परमेयीकरण, यही कहते थे ना, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो नीचे 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू √2 इतने एम्पियर। √2 का मान रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर मैच करेगा, ठीक। ये भी लिख सकते हैं इतने एम्पियर, इतने एम्पियर भी लिख सकते हैं, √2 का मान 1.414 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी आंसर आपका होगा। अब क्या बचा, t बराबर 1/30 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा, अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक, और हमारा धारा का मान यहाँ से निकाल आएगा। तो देखिए चौथा पॉइंट, t इक्वल टू 1/30 है कि 300 है, 300 रख दीजिए यहाँ पर। तो I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई, और t की जगह क्या लिख दें 1/300, 1/300। तो 0 कट के यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 3, पाई/3 कितने अंश होता है, पाई/3 मीन्स कितने अंश 60 डिग्री, पाई/3 बचा ना, ये 60 डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री यहाँ पर रख दिया। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, I इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 25 आ गया, और 3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये √3 की वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये चौथा आंसर आ गया, ठीक। ये करना था आपको, बस कंपेयर करके सब कुछ करना। ना क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, कर लीजिए। I इक्वल टू दिया है 14.1 साइन कितना 6280
t प्लस पाई बाई 3, t प्लस पाई बाई 3 की तुलना किससे हम कर देंगे? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जो फाई होता है ये कलांतर होता है, यहाँ पर अग्रगामी या पश्चगामी हम यहीं पर तो बताया करते थे। अब इसमें निकालना है एम्पियर द इसका वर्ग माध्य मूल मान, किसका? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो आपको फर्स्ट निकालना है IRMS, और ये होता क्या है? आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। IRMS है 14.1, इसका मान होता है 1.41। आगे चाहो तो लिखो, लेकिन पूरा पूरा कट रहा तो आगे क्यों लिखेंगे? डेसिमल हटाएंगे, ठीक, तो वहां पर कितना आगे डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, ठीक, 10 एम्पियर डिवाइड कर लोगे। डेसिमल ऊपर से हटाओगे, नीचे 1 0 बढ़ेगा, नीचे डेसिमल हटाओगे, ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 कटेगा, 1 0 ऊपर बचेगा। डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर लोगे, हाँ 10 एम्पियर आ जाएगा। और आगे निकालना है तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ओमेगा टी बराबर कितना है? ओमेगा बराबर कितना है? 6280। देखो टी के स्थान पर टी है, इसके जगह पर ये है, तो ओमेगा के स्थान पर कितना है? 628। तुलना करने मतलब इसके स्थान पर क्या है, इसके स्थान पर क्या, ये मतलब होता है। तो आवृत्ति 2 पाई एफ 6280 एफ इक्वल टू 6280 अपॉन 2 पाई। पाई का मान 3.14। 6280 इससे मल्टीप्लाई करोगे 628 आ जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल लगेगा। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। 628000 628 कट गया, 1000 फ्रीक्वेंसी आ गई। इतने हर्ट्ज या कह सकते हो कंपन प्रति सेकंड, कह सकते हो चक्र प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस उसकी कंपेयर कर देना है v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी से, कॉस ओमेगा टी। इससे तुलना कर दोगे तो वी नॉट धारा का वोल्टेज का शिखर मान हो जाएगा, और ओमेगा जब निकल आएगा तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। 7 नंबर में दिया है v इक्वल टू 200 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 6। v इक्वल टू 200 साइन 141 टी क्या 314, हाँ 314 टी, और यहाँ पर है पाई बाई 6 हो गया। और I इक्वल टू दे रखा है 5 साइन और यहाँ पर है 314 टी माइनस पाई बाई 6 ये दे रखा है। इसमें ज्ञात करना आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकालना है। देखिए जिस फ्रीक्वेंसी से जो कोणीय आवृत्ति वोल्टेज की है वही कोणीय आवृत्ति धारा की भी है। ये दोनों की जब सेम होगी तभी जो है किसी भी सर्किट में आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। यहाँ पर ओमेगा अलग है, यहाँ पर ओमेगा अलग है, एक ही सर्किट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक ही सर्किट में कभी भी दो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। किसी एक ही परिपथ में दो प्रकार की आवृत्ति कभी नहीं हो सकती, एक ही आवृत्ति होगी। तो ये दोनों सेम है। देखो यहाँ पर कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या निकलेगा, ये निकलेगा ना ओमेगा इक्वल टू, इसकी तुलना करेंगे ओमेगा टी से और प्लस या माइनस फाई होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ 314 एफ इक्वल टू 314 अपॉन 2 और पाई का मान 3.14 एफ इक्वल टू दशमलव हटेगा, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना, ऊपर 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल आई, फर्स्ट आंसर हो गया 50 हर्ट्ज हो गया। हाँ क्वेश्चन सब चले गए, हाँ ठीक। अब उसके बाद में निकालना है आपको, हाँ वो भी ये भी लिखा है ऊपर देखिए 7 नंबर में कि परिपथ में प्रेरकत्व है, संधारित्र है तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ की बात हो रही, प्रेरकत्व भी है, संधारित्र भी है और आर भी है, तो आप दिमाग में रखना एलसीआर परिपथ यहाँ पर है। आगे निकालना वी तथा आई के मध्य कलांतर, वी आई के मध्य कलांतर। तो कलांतर जब ये दिया होता है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए अगर ये धारा का मान है, ये मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष है, तो ये बता रहा है जो वोल्टेज है वो 30 डिग्री, पाई बाई 6 कितने डिग्री हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री अग्रगामी चल रहा है, और धारा जो है
30 डिग्री पश्चगामी चल रही है। ये 30 डिग्री अग्रगामी है, 30 डिग्री। अगर यहाँ कुछ ना होता, यहाँ पर कुछ ना होता तो हम कहते हैं कि जो वोल्टेज है धारा से केवल 60 डिग्री अग्रगामी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है। इसका मतलब एक्स अच्छा अगर ये हम माने तो इससे ये अग्रगामी चल रहा है, उतना ही धारा उससे पश्चगामी चल रही है। तो अब दोनों के बीच कलांतर कितना आएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं कि कलांतर के लिए हम फाई 1 मान लेते हैं इसको। फाई 1 ये हो गया कितना? पाई/6 और फाई 2 थीटा 2। फाई मान लीजिए, फाई से कलांतर को लिखे हैं फाई 1 फाई 2, ये हो जाएगा माइनस इतना। अब इनके बीच जब हम अंतर निकालेंगे, डेल्टा फाई निकालेंगे, तो हम करेंगे फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 हो गया पाई/6 और फाई 2 हो जाएगा माइनस पाई/6। तो ये आ जाएगा पाई/3। सॉल्व करोगे पाई/6 प्लस पाई/6 हो जाएगा। पाई/6 प्लस पाई/6 बराबर कितना हो जाएगा? पाई/3, अर्थात कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ये कलांतर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब एक ही अग्रगामी होता तो वही कलांतर हो जाता। अगर एक अग्रगामी है एक पश्चगामी है तो इसका कहने का मतलब है, इसको एक सच मान लीजिए, तो वोल्टेज जितना आगे चल रहा है वैद्युत धारा उतना ही नीचे पीछे भी चल रही है, तो कलांतर हो जाएगा इतने प्लस इतने आएगा, माइनस नहीं होगा कभी। कलांतर यहाँ जीरो नहीं होगा। ये 30 डिग्री अग्रगामी, ये पश्चगामी, कलांतर आ गया 60 डिग्री। ठीक, अभी और निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा जेड। देखिए जेड बराबर ये होता है, जेड क्या है? का प्रतिरोध है आर बराबर होता है V/I। तो जेड भी यही होगा V/I, अर्थात आप लिखोगे क्या? VRMS अपान IRMS। ये अब VRMS क्या होता है? V0 अपान √2 और IRMS क्या होता है? I0 अपान √2। √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? V0 अपान I0। तो अब जहां जरूरत पड़े, अगर VRMS IRMS नहीं दिया है तो आप V0 अपान I0 डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर Z इक्वल टू V0 कितना है? 200। अब क्या बार बार बताएं कंपेयर करने पर? आप जानते हैं ये क्या? इक्वल टू I0 कितना आ जाएगा? 40 ओम। ये सभी आंसर हो गए आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण V इक्वल टू दिया हुआ है। V इक्वल टू दिया है 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3 और धारा का समीकरण दिया हुआ है I इक्वल टू 11 साइन ओमेगा टी माइनस कितना यहाँ पर दिया हुआ है? 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3। ये दोनों के समीकरण दिए हैं। देखो इसकी कंपेयर करोगे V इक्वल टू V0, ये क्या है? V0 साइन ओमेगा टी, ये क्या? फाई 1। इसकी कंपेयर करोगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई 2, ये फाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन इसमें है कि V और I के बीच कलांतर। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा। V/I के बीच कलांतर निकालना है तो फाई 1 क्या दिया हुआ है? पाई/2 और पाई/3 और फाई 2 क्या दिया है? माइनस पाई/3। ये अर्थात वोल्टेज जितना अग्रगामी चल रहा है वैद्युत धारा उतना ही पश्चगामी चल रही है। पाई/3 का मतलब क्या? 60 डिग्री। ये आपने ये अक्ष बना लिया, वोल्टेज ये चल रहा है 60 डिग्री अग्रगामी और धारा चल रही है 60 डिग्री पश्चगामी। तो दोनों के बीच एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री ये एंगल आ जाएगा। और यहाँ से भी आप निकालोगे कलांतर डेल्टा फाई इक्वल टू ये आ जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 है पाई/3 माइनस और माइनस यहाँ भी ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई/3 का मतलब है 120 डिग्री। पाई का मान जब 180 अंश रख देते हैं, पाई का मान 180 अंश रख करके और निकाल लेंगे तो इतने डिग्री आ जाएगा। तो चाहे ये आप लिखें या ये भी लिख सकते हैं, कलांतर हो गया। 2 नंबर में क्या निकालना है? 2 नंबर में निकालना है परिपथ में शक्ति 6। देखिए आप फार्मूला ये जानते हैं, शक्ति P बराबर I भी जानते हैं ना। लेकिन जब यहाँ पर कलांतर दिया होता है, फाई का मान कुछ होता है V और I के बीच, तो आपका फार्मूला हो जाता है IRMS VRMS। देखिए जो हाई स्कूल में आप ये पढ़ते थे P इक्वल टू IV, तो ये I जो था वो IRMS ही था।
और V जो था VRMS ही था। किसी भी परिपथ में जो हम एमीटर के द्वारा करंट और वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज नापते हैं, क्लास 9th से वही पढ़ते चले आ रहे हो, तो वो जो IV जिसको कहते थे वो क्या था, IRMS VRMS। वहां पर ये क्यों नहीं लिखा गया IRMS VRMS, क्योंकि वहां पर अधिकतम न्यूनतम मान ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये P बराबर IV ही फार्मूला है, लेकिन जब इसके बीच कलांतर कुछ होता है तो यहाँ पर cos फाई इसको हमें लिखना पड़ता है। फार्मूला वही हाई स्कूल वाला ये समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर सारे मान रखेंगे। IRMS कितना है, ये है 11 नहीं 11 I0 है, तो इसको रखेंगे क्या, √2। ये I0 है ना, तो I0 अपन √2, तभी तो IRMS निकलेगा। ये फार्मूला एक बार हम लिख दें, IRMS की जगह I0 by √2, इसकी जगह V0 अपन √2 cos फाई। चलिए ये हो गया 11 अपन √2, ये हो गया V0 √2 और cos फाई, फाई मीन्स कितने डिग्री, 120 डिग्री। ये इसको मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 121 होता है ना, 0, और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसका मान होता है -1/2। cos इसको लिख सकते हो 180 - 60, देखिए 120 सही आएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां cos निगेटिव होता है तो माइनस का हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान 1/2 होता है। यह हाई स्कूल 9th की मैथ है। अब यहाँ पर जो शक्ति है वो माइनस में नहीं होती, तो माइनस का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे, आप प्लस कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1210/4। डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, 0, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, ये इतने वाट भाग कर लीजिएगा, 302.5 वाट आ जाएगी शक्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक 250 वोल्ट। अब ये 250 वोल्ट कहा है, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब शिखर मान नहीं बोला है तो इसका मतलब ये क्या होगा, VRMS, क्योंकि दो ही तो वोल्टेज होते हैं, या VRMS होगा या V0 होगा। ठीक है, तो जब शिखर मान नहीं कहा है तो इसका मतलब ये 250 दिया है, क्या है, VRMS दिया हुआ है 250 वोल्ट, ये हो गया। और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है F 50 हर्ट्ज, ये है। और इसमें ओमीय प्रतिरोध है 25 ओम का, R 25 ओम ये वाला प्रतिरोध लगा हुआ है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको IRMS ज्ञात करना है, औसत शक्ति 6 ज्ञात करना है। तो देखिए धारा का IRMS मान निकालना है। आप जानते हैं R बराबर VRMS अपान IRMS। R बराबर V/I होता है, तो ये V/I हाई स्कूल वाले ही है, बस जब V0 नहीं है तो समझ लो हाई स्कूल के वही साधारण फार्मूले। तो यहाँ से IRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS अपान R। VRMS दिया हुआ है 250 और R है 25, डिवाइड करोगे 10 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। दूसरा पूछा है इसमें शक्ति 6 पूछा है। ठीक, तो शक्ति 6 इसमें जो होता है P बराबर ये होता है IV। ठीक, यहाँ पर कलांतर तो दिया नहीं है, जब कलांतर कोई भी नहीं दिया होता है तो हम यही डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, IRMS और VRMS, जिसको आप हाई स्कूल में IV डायरेक्ट पढ़ा करते थे। तो I कितना आया है 10 और VRMS कितना है 250, तो ये हो जाएगा 2500, इतने वाट हो जाएगा। हमने कहा था फार्मूला यही है, लेकिन जब कलांतर दिया होगा वहां पर तो cos फाई यहाँ पर जुड़ जाएगा, कलांतर साथ में लेना होगा। ठीक, अन्यथा P बराबर IV जो पढ़ते थे वही है, P बराबर IRMS VRMS। तो इसमें देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एक 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो 200 वोल्ट क्या है, बस यही आप लोग समझे कि उसको V0 ना लिख दें, शिखर मान जब तक ना कहे, या धारा का वोल्टेज का आयाम अगर कहे वो भी शिखर मान ही होता है। तो ये 200 वोल्ट जो है ये क्या है, VRMS है। प्रत्यावर्ती धारा कह दिया तो ये VRMS है। ठीक, 50 हर्ट्ज ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, मात्रक से आप जान सकते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और 50 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा ये क्या है, R। अगर यहाँ पर XL और XC होगा तो कहेगा प्रेरण प्रतिघात,
धारिती प्रतिघात ये बोलेगा। और जब केवल प्रतिरोध का है तो वो क्या है, आर है। प्रतिरोध यहाँ कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। एक का ओमी प्रतिरोध आर हो गया, ओमी प्रतिरोध कहे या केवल प्रतिरोध कहे। अगर कहे धारिती प्रतिघात तो ये एक्ससी हो गया। अगर कहे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल हो गया। अगर कहे परिपथ की प्रतिबाधा तो जेड हो गया। और मात्रक चारों का क्या होगा, ओम ही होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, केवल प्रतिरोध कहा है तो ये आर है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में आभासीय धारा। आभासीय धारा कितनी है, आई आर एम एस होती है, आई आर एम एस। तो आई बराबर वी अपान आर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वी आर एम एस अपान आर। वी आर एम एस है इतना और आर दिया है 50, 0 0 कैंसिल, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर आ जाएगा पहला। फिर दिया हुआ है दूसरा है, धारा तथा विभव में कलांतर। धारा तथा विभव में कलांतर। आप बताइए परिपथ कौन सा है। आपका परिपथ जो दिया हुआ है वो आर परिपथ है, देख रहे हैं कि नहीं। कहीं इसमें प्रेरकत्व की बात कहा नहीं, कहा संधारित्र की बात हुई नहीं हुई। जब प्रेरकत्व नहीं है, संधारित्र नहीं है, तो ये परिपथ है कौन सा, आर परिपथ। और आर परिपथ में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। कुछ नहीं करना है आपको, बता देना ये आर परिपथ है, इसका कलांतर 0 होगा। कलांतर बराबर 0, क्योंकि यह आर परिपथ है। क्योंकि यह आर परिपथ है तो इसके बीच का कलांतर 0 हो जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर निकालेंगे तो निकालने के लिए फार्मूला ही क्या है, कोई फार्मूला ही नहीं है। हमने कहा था किसमें फार्मूला नहीं है, आर में, एल में, सी में कलांतर फिक्स होता है। अभी और कुछ निकालना है। परिपथ में औसत शक्ति 6, पी बराबर क्या लिखेंगे, वी आर एम एस, आई आर एम एस। और यहाँ पर कलांतर आपको नहीं दिया होता है, cos 0 होता है, cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है। तो इसमें इसीलिए जब कलांतर नहीं दिया है तो आप p बराबर आई वी ही लगाते हैं। क्यों, क्योंकि होता तो है cos, लेकिन cos का मान 0 होने के कारण उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आई आर एम एस आपको पता है, वी आर एम एस भी निकाल चुके हैं आप, 4 नहीं, वी आर एम एस है 200 और आई आर एम एस आप निकाल चुके हैं 4, 800 वाट। यह शक्ति 6 हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11, कुछ नया पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। क्या नया पढ़ेंगे, 10 मिली हेनरी प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व है, ठीक। तो L इक्वल टू हो गया 10 की 100 एम एच लिखा होगा, देखो ऐसे एम एच तो मिली हेनरी है, इसको हेनरी में कन्वर्ट करना है। मिली शब्द हटाने के लिए 10 की पावर 3, ये हेनरी हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू, इसका जब 0 हटाओगे तो 10 की पावर -1, या इसको 1/10 भी आप लिख सकते हैं, 1/10 हेनरी। देखो ये 3 पावर मतलब 1000 अपान में आ जाएगा ना, तो 1/10 हेनरी हो जाएगा। 11 नंबर, प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, ये इतनी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। फार्मूला याद हो, सब सरल है। प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सेल, जब कुंडली जुड़ी है एल है तो एक्सेल होगा, और एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा तो दिया नहीं है तो ये कैसे निकलेगा, 2πf। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा यहीं से निकल आएगा, 2πf लिख देंगे, एफ का मान रख देंगे, पाई पता है तो फ्रीक्वेंसी दी होने पर ओमेगा निकल आता है 2। पाई का मान क्या लिखे, 3.14। आवृत्ति 50 हर्ट्ज, एल कितना 1/10, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 क्या ओम। ये प्रतिरोध है एक प्रकार का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर इज वेरी इजी, सॉल्व कर ले अपने आप। 30 नंबर दिया है 60 माइक्रोफैरेड। ये क्या माइक्रोफैरेड किसका मात्रक है, भूल गए, धारिता का मात्रक माइक्रोफैरेड, मात्रक से पहचानिए। 60 माइक्रोफैरेड धारिता, तो इसको माइक्रो हटाइए, कितना बचेगा, 60 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। यहाँ सब कुछ फैरेड में माइक्रो मिली, ये कुछ नहीं चलेगा।
संधारित्र का 50 हर्ट्ज, 50 नहीं है 600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर धारती प्रतिघात निकालना है। धारती प्रतिघात इजी है। धारती प्रतिघात का सिंबल क्या होता है? एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा का मान 2 पाई एफ और सी, सभी मान रख दिए। 2 पाई का मान 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 और सी का मान है 60 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस का। ठीक, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6.28 इंटू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 36 और 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो, हाँ ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3 जीरो कैंसिल होकर के बचेगा केवल 1000/6.28 इंटू 36। इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद ही डिवाइड करें और आंसर फाइंड करें। सिक्स 6.28 है, 28 इसको मल्टीप्लाई करना है 36 से, ये आपका आ जाएगा 226.08 और इससे डिवाइड कर दीजिए 1000 को। फोर 4.42 इतने ओम, ये आ जाएगा धारती प्रतिघात। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधहीन एक कुंडली। देखिए यहाँ पर कहा प्रतिरोधहीन एक कुंडली, मतलब उस कुंडली में जो है आर नहीं है। कभी कभी लिखा होगा उस कुंडली में आर भी है और जब कुंडली है तो उसमें एक्सेल तो जरूर होगा। एक्सेल मींस प्रेरक प्रतिघात तो जरूर होगा। तो इसमें प्रतिरोधहीन कह दिया है, इसका मतलब आर इसमें ओमी प्रतिरोध आर नहीं है, उसका मान 0 है। प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। L इक्वल टू 0.5 हेनरी एंड R इक्वल टू 0 ओम, ये नहीं है इसमें। इसे 120 वोल्ट, ये VRMS हो गया 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, F इक्वल टू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ने पर परपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले आपको देखो जो निकालना है उसके लिए आपके लिए चाहिए क्या? आपको निकालना है IRMS। I बराबर होता है V/R, आप यही तो जानते हैं केवल I बराबर V/R। तो V की जगह यहाँ पर हो जाएगा VRMS, R की जगह आपका जो भी प्रतिरोध इसमें होगा वो जुड़ेगा। तो ये तो R है नहीं, तो कुंडली जुड़ी है तो फिर प्रतिरोध होगा कौन सा? केवल एक्सेल होगा, धारती प्रेरण प्रतिघात होगा। समझ पाए क्या? फार्मूला होता है I बराबर V/R। तो V तो ये रख दिया, अब R तो इसमें है नहीं, कुंडली का प्रतिरोध 0 है, तो फिर है कौन सा प्रतिरोध? केवल एक्सेल है। कुंडली जुड़ी है तो एक्सेल है, संधारित्र जुड़ा होता है तो एक्ससी प्रतिरोध होता है यहाँ पर, अर्थात प्रेरण प्रतिघात है। अब एक्सेल कैसे निकलेगा? अलग निकाल लो, चाहे इसी में मान रख दो VRMS/एक्सेल। एक्सेल का मान क्या रख दें? ω/L यहीं पर। अब सभी मान रख दीजिए VRMS/, इसकी जगह क्या? ओमेगा की जगह 2πfL। VRMS दिया है 102 पाई का मान आप 3.14 लिखें, 22/7 भी लिख सकते हैं अगर कहीं कुछ कैंसिल हो रहा होता। F का मान दिया हुआ है 60 और L का मान दिया हुआ है 0.5। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बच गया? 1/3.14 इंटू 0.5, ये बच गया। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 20, कितना हुआ? 2 है कैरी हुआ 7। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद यहाँ पर, अर्थात 1.57 आया ना। IRMS इक्वल टू
ये हो जाएगा 100 अपान 10 में हटाइए ऊपर 0 बनाइए 157 डिवाइड कर लीजिए इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा 100 अपान 157 0.63 एम्पियर। ये 0.63 आगे भी है मान।